नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 8वां है। इससे पहले जो है 7 प्रैक्टिस सेट जो है डेली डिस्कशन हो रहा है और इसमें साथ साथ आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट हमने 7 से 8 प्रैक्टिस सेट जो है इसको अपलोड कर दिया गया है। तो इस सेट को जो है आप लोग इतने अच्छे से देख रहे हैं और अपना फीडबैक दे रहे हैं, इसलिए आपको जो है हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय को ना व्यर्थ करते हुए जो है, क्योंकि रिवीजन में जो है समय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे यह रिवीजन के तौर पर प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में यानी कि निम्न कक्षाओं में जो होता है खेल विधि आधारित होता है। यानी कि जो प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती है उसमें खेल विधि का प्रमुख क्या रोल होता है। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, और सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। देखिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो प्राथमिक स्तर का यानी कि जो प्राइमरी स्तर का होता है, जो पीआरटी स्तर का जो शिक्षा होता है, उसमें जो है कि सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो है शारीरिक विकास को ध्यान में दिया जाता है कि और जो है कि इन सभी को जैसे कि ध्यान में रख के जो है सर्वोत्तम तरीका माना जाता है खेल विधि को। यानी कि बालक का जो शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, उससे खेल विधि के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि विकास एवं वृद्धि के आधार पर जो मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत है, इस पर खेल आधारित को सबसे ज़्यादा जो है प्रमुखता दी गई है। यानी कि खेल विधि से जो है सर्वोत्तम तरीके से जो है बालक जो है अपने ज्ञान को, अपने अधिगम को जो है यह प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है जो है दूसरा है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। यानी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया सभी में अंतर होता है। तो डिसलेक्सिया जो होगा वह जो है पठन विकार से संबंधित होगा। कौन से? पठन विकार से संबंधित होगा। जबकि जो गणितीय विकार होता है वो डिसकैलकुलिया होता है। क्या? डिसकैलकुलिया इसका होता है जो है कि गणितीय विकार से, और लेखन विकार जो होता है वह डिसग्राफिया होता है। क्या? डिसग्राफिया जो है लेखन विकार से संबंधित होता है। तो डिसलेक्सिया को आप देखिए, ग्राफ से ग्राफिया हो जाएगा, मतलब लेखन विकार से है, और डिसलेक्सिया जो होगा वह पठन विकार से होगा। मतलब यहाँ पे सी वाला जो है ऑप्शन आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षा देनी चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी है विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित जो है विधियों द्वारा देना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में देना चाहिए, या डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा देना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको जो है कि पता होगा कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा क्या होता है कि जहाँ पर हर बच्चा, जैसे एक सामान्य बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा, या किसी कारण से जैसे कि दृष्टि या जो है किसी कारण से जो है श्रवण बाधित बच्चा, यानी कि कोई भी अगर कमी आती है तो वैसे बच्चों को समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को एक समान एजुकेशन देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, यानी कि जो विशेष रूप से उनको आवश्यकता है, तो उस बच्चों को किस संबंध में रखना चाहिए, यानी कि शिक्षक को कहाँ पर रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है पहले ऑप्शन में दूसरे बच्चों, यानी जो सामान्य बच्चे हैं, कौन से? जो जनरल जो चाइल्ड हैं, यानी सामान्य बच्चों के साथ इसको रखना चाहिए। तो पहला जो है ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि दूसरे बच्चों जो है सामान्य बच्चों के साथ इनको रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा कि चौथा है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा जो है क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति तेज बनाना, और बी है पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करना, और सी है एक दिशीय रूप से सोचने सीखने वालों को प्रस्तुत करना, डी है कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करना। तो यहाँ पे देखिए अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरणा है, यानी कि जो मोटिवेशन है, उसको क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन को डिस्कशन किया जाए तो स्मृति वाले बच्चों को तेज बनाता है, अभिप्रेरणा से इसको तेज, यानी कि तेज स्मृति के बच्चों को तेज बनाता है। किससे? अभिप्रेरणा से। यह तो जो है मान सकते हैं बनाता है, मगर अभी इतना सटीक जो है आंसर नहीं है कि क्योंकि अभिप्रेरणा पाने पे जो बच्चा है वो सीखने में तत्पर होता है, यानी कि नई योजनाओं को सीखता है, उसमें अभिप्रेरणा पाने पर रुचि उत्पन्न होती है, उसमें स्मृति तेज नहीं होती। तो इतना सटीक जो है आंसर इसको नहीं मान सकते। और डी वाले अगर ऑप्शन को देखें तो डी वाला जो है
आपका नए सीखने वालों में अधिगम और रुचि में सृजन होता है। यहाँ पे जो है कि ये डी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है चौथा का, कि नए सीखने वालों जो है अधिगम में कि रुचि उत्पन्न होती है। यानी कि अभिप्रेरणा जो प्रक्रम होता है, यानी कि अभिप्रेरणा का मतलब हो गया कि यह एक महत्वपूर्ण स्थान देगा कि जो अभिप्रेरणा यानी कि सीखने के माध्यम में जो रुचि होती है उत्पन्न होती है, यह प्रभावी ढंग से काम करेगी। यानी प्रभावी होगा जो अभिप्रेरणा होगा, यानी कि रुचि के रूप में और नए अधिगम को सीखने के रूप में भी यह जो है कि बालक को किस तरह से उत्सुकता उत्पन्न करता है। अभिप्रेरणा एक मोटिवेशन, ठीक जो है, यानी कि चौथा का जो है डी वाला जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को जैसे कि आगे जो है लिखा है ऑप्शन ए है, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए। उसके दैनिक कार्य के माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो वीडियो सीडी के जरिए जो है कि उसको प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको न्यून दृष्टि मतलब उसमें कुछ न कुछ जो है कि देखने में जो है कि विकार है, यानी कि दृष्टि जो है इसको न्यून है कि कोई जो है कि विषय को या कुछ भी जो है स्पष्ट वह देख नहीं सकता है, तो वह सुन तो सकता है। तो इसीलिए जो कक्षा में वह सामान्य बर्ताव उसको किया जाना चाहिए। क्या करना है, सामान्य बर्ताव किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उसको जो है ऑडियो भी जो है सीडी के लिए यानी कि उसको श्रव्य जो सामग्री है उसको उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि श्रव्य शिक्षण माध्यम से वह जो है कि अपना जो है कार्य कर सकता है। यानी कि जब न्यून दृष्टि है, न्यून दृष्टि के कारण जो उसका जो है अधिगम जो है नकारात्मक ना हो, इसलिए जो है ऑडियो सीडी का जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे सी वाला जो है ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल जो है सटीक जो है बैठेगा। यह सी वाला पांचवा का सही मानेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि छठवां है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि श्यामपट्ट जो प्रणाली होती श्यामपट्ट शिक्षण को, देखिए पहला है श्रव्य साधन के रूप में। श्यामपट्ट पे जो है सुनी हुई बात यानी कि श्रव्य साधन के रूप में नहीं इसका प्रयोग कर सकते हैं। दृश्य साधन के रूप में, देखिए श्यामपट्ट पे लिखी हुई या चित्र जो है प्रोग्राम है तो उसको जो है श्यामपट्ट पे मान सकते हैं। श्रव्य दृश्य साधन, ये श्रव्य दृश्य साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें तो श्रव्य दृश्य साधन के जो है साधन के अंतर्गत जो है कि टेलीविज़न आ जाएगा। कौन सा, टेलीविज़न आ जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो है बी वाला जो है आपका बिल्कुल सही है कि श्यामपट्ट जो होता है वो दृश्य जो है दृश्य साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दृश्य साधन के रूप में एक मानचित्र का भाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मानचित्र के माध्यम से भी बच्चों को वहाँ पर जो है उसको शिक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ वहाँ पर रेखा चित्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मानचित्र, रेखा चित्र या कोई मॉडल हो गया, बनाया हुआ मॉडल हो गया, तो उसको जो है आप दृश्य साधन के रूप में, यानी कि दृश्य का मतलब हो गया कि बालक का जहाँ पर जो है उसकी ज्ञानेंद्रियां मतलब ज्ञान इंद्रियां कौन सी, आंख वाली जो ज्ञानेंद्रियां है उससे जो है शिक्षण सामग्री जो है ग्रहण करता है, यानी कि उससे जो है उसको सहायता मिलती है। तो इसको हम दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि छठवां का जो है आपको बी वाला आंसर जो है सही समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सातवां है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला है कि श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल कराना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। देखिए यानी कि ये जो है शिक्षण कुशलता, जो शिक्षण कुशलता होती है वह किससे संबंधित होती है। यानी कि श्यामपट्ट पर लिखना यह एक तरह से कुशलता ही है, शिक्षण कुशलता, यानी कि कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखना और प्रश्नों को हल कराना, कठिन जो है प्रश्न पूछना, यानी कि ताकि बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभा सकें, बार बार प्रश्न पूछना, प्रस्तावना के प्रश्न पूछना, ये सभी जो है शिक्षण कुशलता में आएंगे। तो यहाँ पे डी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो शिक्षण कार्य की प्रभावी अगर बनाना है हमको, तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत इन सभी कुशलताओं को रखना होगा, ताकि जो है हमारी जो है शिक्षण जो है वह सक्रिय और सहभागिता के साथ जो है पूर्ण हो सके। अगला क्वेश्चन है कि आठवां है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। यानी कि उन्हें, ठीक जो है ऑप्शन है कि ए वाला, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देनी चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह तो
दे सकते हैं, मगर अभी जो है इस पे निर्णय पे नहीं आ सकते हैं। और जो है कि अगला है कि बी, कक्षा में चर्चा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए। उसके बाद सी है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें जो है लगातार और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जो है कि जो विषय वस्तु की उसकी रुचि है वह बरकरार रहे, यानी कि बनी रहे। ठीक, देखिए अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसे डांटना भी नहीं है कि हाँ ये प्रश्न गलत है मत पूछो, या किसी प्रकार का उसमें दोष उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो उस स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे जो है सी वाला जो है आपको लगातार प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जो है उससे जो है शिक्षण संबंधी जो है रुचि उत्पन्न रहे, यानी कि जो है उसका जो अधिगम होगा, अधिगम जो सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम जो होगा वह जो है बरकरार रहेगा, यानी कि अधिगम में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, वह सतत रूप से जो है सीखने वाली प्रक्रिया उसमें जो है जारी रहेगा। तो इसीलिए सी वाले ऑप्शन को सटीक माना जा सकता है। अगला है कि 9वां है कि शिक्षा की किंडरगार्टन जो पद्धति है ये किसने प्रतिपादित किया था, किंडरगार्टन जो है पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो पहला ऑप्शन है टीपी नन ने, स्पेंसर ने और फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने। देखिए किंडरगार्टन पद्धति, सबसे पहले इसको किंडरगार्टन को समझते हैं। किंडरगार्टन मतलब ये है, गार्डन का मतलब आप जानते हैं कि बगीचा होता है, क्या बगीचा होता है, बगीचा। ठीक, और किंडर का मतलब किंडरगार्टन यानी कि बच्चों का बगीचा, क्या कह सकते हैं, बच्चों का बगीचा। तो इसमें किसने कहा था कि बच्चों का बगीचा है, यह फ्रोबेल महोदय ने कहा था। कौन से, फ्रोबेल महोदय ने कहा था। इन्होंने 1800 जैसे कि 1840 में जो है जर्मनी में पहला जो है किंडरगार्टन जो है पद्धति का जो है कि प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वह एक जो है जो बगीचा है उसमें फूल के समान होता है, यानी कि पुष्प के समान बच्चों को उन्होंने बताया। और जो है शिक्षक को जो है, जो शिक्षक हैं उनको एक माली के रूप में दर्जा दिया। कौन से, माली के रूप में। तो यानी कि फ्रोबेल महोदय ने बताया कि किंडरगार्टन में बच्चों का बगीचा जो है, इसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे पौधे के समान है, यानी कि छोटे पुष्प के समान है। जिस प्रकार से उसको जो है कि एक शिक्षक जो एक माली जो है सींच कर बड़ा करता है, उसी प्रकार जो है कि जो शिक्षक होता है वह माली के रूप में होता है, जो बच्चों को जो है कि वे के सर्वांगीण जो है कि नागरिक बनाने के लिए सींचता है, यानी कि उसको जो है स्टेप बाय स्टेप यानी देखभाल करता है, उसकी मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विशेष जो है ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे आ गया आपका सी वाला जो है आपका बिल्कुल सही है। डी की चर्चा करें तो ये भी जो है एक पद्धति है जो बच्चों के लिए है, यानी कि खेल खेल के माध्यम से जो एजुकेशन दिया जाता है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी यानी कि मॉन्टेसरी पद्धति के नाम से यह जाना जाता है। डी वाले ऑप्शन में आपका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही। 10वां प्रश्न है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं तो आप, देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि ए वाला है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी है कि अभिभावक को मिलेंगे, सी है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, और डी है कि बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि डी वाला बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सी वाला यानी कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगर विद्यालय में अगर कोई जो है अभिभावक कभी नहीं आता है तो आप उससे स्वयं मिलने जाएंगे, और जो है कि जो बालक की जो है समस्या है छात्र की, उन समस्याओं पे अभिभावक से मिलकर उस पर वार्तालाप करेंगे, यानी कि वार्तालाप यानी कि उससे जो है उससे डिस्कशन करेंगे कि इस प्रकार की समस्या है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है कि हमारा 11वां क्वेश्चन है कि बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो यहाँ पे ए है कि बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, और बी है कि बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, और सी है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि, और डी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। तो यहाँ पे जो है बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता जो है यानी कि बालक को जो है वृद्धि में है, अनूठी परिवर्तन से है। तो यहाँ पे डी वाला जो है बचपन की वृद्धि और परिवर्तन से संबंधित होगा। यहाँ पे डी जो है ऑप्शन इसको सही मानेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो
बालक होता है उसका जो सांप्रातिक दृष्टिकोण है उसका, यानी कि बचपन का जो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि जो है इसको मान सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 12वां है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। यानी कि जो 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को परामर्श दिया जाता है, यानी कि शिक्षक को जो है किसी प्रकार की जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कि परामर्श दिया जाएगा। ये ऑप्शन है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो यह जो है कि नहीं है। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना। सी है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों किसी भी तरीके से अच्छा करें। डी है कि परीक्षण में आने वाले समान जो है प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। देखिए यहाँ पर जो है परामर्श अधिकाधिक क्या दिया जाएगा, यानी कि परामर्श यह दिया जाएगा कि जो बालक होता है उसको जो है कि जो है परीक्षण में आने वाले सामान्य जो है प्रश्न है, यानी कि समान प्रश्न है, उनके उत्तर के लिए जो है अधिक प्रश्नों का अभ्यास करवाए, ताकि जो है उनको जो है कि जो है कक्षा में जो है उनको प्रोन्नति यानी कि जो है अभ्यास कराने पर जो है याद रहेगा। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो 12वां का जो है डी वाला जो है आंसर सही होगा। अगला है कि असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। देखिए असंगठित घर से आने वाला बच्चा क्या होगा, जो है किसी न किसी कठिनाई का स्तर करेगा, उसमें किस प्रकार का स्तर होगा। देखिए सुनिर्मित सुनिर्मित पात्रों में, और दूसरा है कि स्वतंत्र अध्ययन में, देखिए, और नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तकों में। देखिए असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है वह अपनी पठन जो है सामग्री में स्वतंत्रता की कठिनाई रखेगा। कौन सी स्वतंत्रता की कठिनाई रखेगा, यानी कि उसको स्वतंत्र से वह जो है कि कठिन क्यों लगेगा, यानी कि जिसमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। यानी कि असंगठित घर से आया हुआ बच्चा जिसमें अनुशासनहीन है, मतलब उसे कुछ इस प्रकार की जो है ज्ञान नहीं है कि उसे अभ्यास पुस्तक करना है, कि उसे सुनिर्मित करना है, तो उसे जो है स्वतंत्र अध्ययन करने में जो है कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। तो इसलिए बी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। अगला है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप ठीक, तो उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, गृह कार्य नहीं देंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य। जैसे बुद्धिमान छात्र है उसको जो है उसके अगर प्रतिभाशाली बुद्धिवान छात्र है तो उसे गृह कार्य जो अधिकाधिक देना चाहिए, क्योंकि उसके स्तर के अनुसार अगर उसको नहीं देंगे तो वह एक प्रकार का जो है निरस्ता का भावना उत्पन्न होगी, वह जो है पढ़ने में उसकी स्तर डाउन होने लगेगा। तो यहाँ पर नहीं शब्द है, अतिरिक्त गृह कार्य देना चाहिए था। ठीक, वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है उसे उसी तरह से अनुप्रेरित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब जो है कि उसे और अधिक प्रेरित करना चाहिए, यानी कि बालक अगर छात्र बुद्धिमान है तो उसे और अधिक उसी दिशा में प्रेरित करना चाहिए जिस दिशा में वह चल रहा है, यानी कि उसे अनुप्रेरित करना चाहिए, उससे उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसको प्रगति पर जो है उसे छात्र को निर्भर कराना चाहिए। उसे जो है कि इस प्रकार के, जैसे कि मान लीजिए जो है सामान्य शिक्षण जिस तरह दिया जाता है उस तरह नहीं देना चाहिए उसको, जो है जो बुद्धिमान छात्र है तो उसके अभिभावक को सूचित करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अभिभावक को सूचित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है 15वां क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन के चित्तवृत्ति में नहीं तो आप उन्हें क्या करेंगे। ठीक, पहला देखिए उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। देखिए किसी को अध्ययन के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी छात्र हो। ठीक, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। देखिए बिल्कुल गलत बात, इससे जो है उसकी चित्तवृत्ति उसके समझ में नहीं आएगी, उससे उन्हें यह जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, क्योंकि गलत बात, उसे इस तरह का जो है कार्य नहीं करना चाहिए शिक्षक को कि वह कंप्लेन करने वाला कार्य करे। डी है कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप उनसे विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। देखिए चित्तवृत्ति अगर आपको अध्ययन जो है करने में नहीं आती है तो आप इस तरह का कार्य कर सकते हैं, यानी कि उनकी रुचि के अनुसार आप अपना कार्य कराइए, उनके विषय जो है रुचिपूर्ण बनाइए, यानी कि तभी जो है अध्ययन जो है सकारात्मक होगा तो वह अध्ययन को पढ़ने में जो है बेहद जो है रुचि लेगा। तो यहाँ पर डी वाला जो है ऑप्शन सही माना जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 16वां है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो कहा जाता है। यानी कि बच्चा जब तर्क लगाता है, तर्क करने में जो विचार विमर्श करने में जो तर्क लगाता है, तार्किक जैसे बौद्धिक क्षमता होती है, तो वहाँ पे किस प्रकार का स्तर आता है। देखिए यह स्तर आप सभी जानते होंगे कि पियाजे के अनुसार इस स्तर को जो है बताया गया है कि उनके अनुसार ये 4 अवस्थाएं हैं जो है कि, तो इस संज्ञानात्मक स्तर में जो है कि बच्चा जो है तार्किक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष में करता है। तो 7 से 11 वर्ष का जो एज होता है वो मूर्त संक्रिया अवस्था होता है। कौन सा? मूर्त क्रियात्मक अवस्था या संक्रिया अवस्था कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 16वां का जो आपका आंसर सही होगा जो है कि डी वाला जो है मूर्त संक्रिया अवस्था होगा। पहला संवेदक जो है प्रोणावस्था यह 0 से 5 वर्ष से होता है। औपचारिक अवस्था और जो है कि यह 11 के ऊपर होता है। पूर्व संक्रिया अवस्था जो है 7 से नीचे होता है, यानी 7 से 3 वर्ष होता है। इस तरह से जो है नोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है तार्किक जो है सोचने वाली क्षमता जो है वह मूर्त संक्रिया अवस्था में मूर्त क्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं आता है। अगला क्वेश्चन है कि 17वां है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। देखिए यही क्वेश्चन है जो है वो पीछे दिया गया था कि जो 4 स्तर है जिससे किसने पहचाना है। यहाँ पे पियाजे के अनुसार इसको पहचाना गया है कि पियाजे ने बताया है कि जो है सीखने के जो बौद्धिक क्षमता होती है उसको जो है सीखने की जो है 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? एक है संवेदी गामक अवस्था। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, जिसे 0 से 2 वर्ष से कहा जाता है, यानी कि 0 से 2 वर्ष को संवेदी गामक अवस्था कह सकते हैं। और उसके बाद पूर्व संक्रिय अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रिय अवस्था, जिसे संक्रिय अवस्था जिसे 2 से जो है 7 वर्ष होती है। और एक जो है संक्रिय अवस्था जो होती है यानी कि मूर्त संक्रिय अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रिय अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष होती है। इसी को हम बौद्धिक संक्रिय अवस्था या तार्किक संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। यानी कि तार्किक के अनुसार, यानी कि जो है किसी बालक को यानी कि तर्क के अनुसार अगर पहचान करता है, यानी कि जो इसे सोचने की जो क्षमता होती है वह जो है कि इसी तृतीय अवस्था के अनुसार होती है, मूर्त संक्रिय अवस्था के। और चौथा जो होता है वह औपचारिक संक्रिय अवस्था होती है जो 11 से लेकर वह 15 वर्ष की एज होती है। 11 से लेकर 15 वर्ष औपचारिक। तो यहाँ पर जो है बौद्धिक विकास जो 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचानने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वह पियाजे महोदय को माना जाता है। कौन? पियाजे जो है इन्हें जो है माना जाता है। अगला है कि जो है 18वां है कि अल्पेश के बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। यानी कि जो अल्प क्या है यहाँ पे अल्प जो है वयस्क क्या है? अल्प वयस्क। यहाँ पे अल्प वयस्क जो है अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। किस प्रकार की जो है भूमिका होनी चाहिए इसमें? पहला है कि निषेधात्मक है, उसके बाद बी है अग्र सक्रिय, और सी है संवेदनात्मक है, और डी है उदासीन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो अल्प वयस्क होता है, कौन सा? अल्प वयस्क जो बच्चा होता है उसमें अधिगम जो है यानी कि अधिगम की अधिगम जो है उसको किस प्रकार से उसको सक्रिय बनाना है। तो उसको सक्रिय बनाने के लिए उसको जो है अग्र सक्रिय करना है। कौन है? अग्र सक्रिय करना है। तो उससे क्या होगा? पहले उसके अभिभावक को जो है सक्रिय बनाना होगा। यानी कि अभिभावक से बातचीत करेंगे। अभिभावक से जो है अभिभावक को जो है कि अधिगम कराएंगे, अधिगम से सक्रिय होंगे, यानी कि ताकि उनके कार्य में जो है भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। यानी कि इस अवस्था में बच्चों को जो निर्देश के साथ साथ परामर्श देने की आवश्यकता होती है जो अग्र सक्रिय के कारण होता है। यानी कि पहले अभिभावक की भूमिका के रूप में जो है उसको मानना चाहिए। यानी कि अभिभावक की जो भूमिका होनी चाहिए वह शिक्षक को अग्र जो है सक्रिय रूप से मानना चाहिए। ठीक, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है 18 का सही है। अगला क्वेश्चन है 19 है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है। देखिए बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वह खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियल में, गृह कार्य में। यहाँ पर देखा जाए तो जो बच्चा होता है बच्चे को जो है कि विद्यालय एवं कक्षा में जो है उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। कौन सा? कक्षा और विद्यालय में। देखिए कि जो बच्चा होता है उसके संज्ञानात्मक विकास जो है परिभाषित अगर किया जाए या मापन किया जाए तो सबसे पहले उसकी उपयुक्त प्रणाली क्या होती है? उसका पहला स्तर जो है वह अनुशासन के अनुसार होता है। अनुशासन जब होगा वह विद्यालय या कक्षा में होगा।
होगा, किसमें, विद्यालय व कक्षा कार्य में जब अनुशासन होगा तो वहाँ पर जो है व्यक्ति जो है यानी कि अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास में अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाने वाला काम जो है विद्यालय में किया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वां है कि डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में निवेदित किया जाता है। ए ऑप्शन है कक्षा में अधिगम उपस्थिति के कारण, ठीक। बी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, और सी है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, और डी है कक्षा में पूर्ण नीरसता उत्पन्न करना यानी नीरसता रखना। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कक्षा में अधिगम उपस्थिति और जो है शिक्षक द्वारा जो है उपचारात्मक कार्य जो है, देखिए यहाँ पे जो है अनुप्रेरित शिक्षा के संकेत के रूप में निवेदित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो कार्य जो है यहाँ पर जो है कार्य आता है आपका जो है कि 20वां का जो है सी वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। यानी कि विद्यार्थी जो होता है यानी कि शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होगा जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक या छात्र वार्तालाप करेंगे, यानी कि बातचीत करने के साथ साथ उसमें प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया होती है वो भी करेंगे, तो अधिगम जो है अच्छी तरह से चलता रहेगा। यानी कि जब छात्र जो है सक्रिय होगा, छात्र जब सक्रिय होगा, जब प्रश्न पूछा जाएगा सक्रिय होगा तथा उसके साथ साथ उसमें रुचि भी उत्पन्न होगी, यानी कि जब जो है प्रश्न पूछने वाली जो प्रक्रिया होगी यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तो यानी कि सक्रिय होगा यानी कि अनुप्रेरित होगा और उसके निवेदित होगा, तो यहाँ पे अनुप्रेरित करने का जो है शिक्षण का यह एक माध्यम माना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 21वां है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए वहाँ पर इसी प्रकार का जो प्रश्न था पिछला 20 वाला, तो वहाँ पर भी देखिए श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, मगर जैसे कि शिक्षक को अधिक जो शिक्षण को उचित यानी कि रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे यानी प्रस्तावना जो कौशल होता है, यानी कि जो शिक्षक का जो छात्र जो है कि जो शिक्षण कार्य करते हैं, जो प्रस्तावना का प्रश्न पूछते हैं यानी कि पूर्व जो है ज्ञान संबंधी इससे प्रश्न पूछा जाता है जिसे हम प्रस्तावना का प्रश्न कहते हैं। तो इससे अगर जो है छात्र जो है रुचि उत्पन्न करता है, यानी कि जब रुचि उत्पन्न करेगा तो यह जो है एक जो है सक्रिय भूमिका होगी जो है अधिगम में, ठीक। तो यहाँ पे जो है डी 21 का डी होगा कि प्रश्न पूछना जो है छात्रों में रुचि उत्पन्न करना या उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए जो है आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि जो प्रश्न पूछना यानी कि जो प्रस्तावना कौशल होता है, प्रस्तावना जो कौशल होता है यह एक शिक्षक में रहना जो है एक महत्वपूर्ण जो है माना जाता है, यानी कि यह प्रश्न जो है यह प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य माना जाता है, जो है शिक्षक को प्रभावी जो है बनाता है इस कौशल से, प्रस्तावना कौशल से या प्रश्न कौशल या प्रश्न का प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं। तो अलग अलग जो है पाठ्य योजना में अलग अलग तरीके से जो है बहुत सारे जो है पाठ्य योजना बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22वां है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो यहाँ पे ए है उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यानी कि शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बी है शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, जो है कि डी सी है समय बिताने में सहायक होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन को बी और सी को बिल्कुल गलत मान सकते हैं, और यह सहयोग एवं संतुलन बनाए रखने कार्य करेगा। यहाँ पे डी वाला जो है ऑप्शन ज़्यादा सही है, उपयुक्त सही है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना एवं क्यों उचित होता है खेलना, देखिए विद्यालय में खेलना यानी कि सहयोग एवं संतुलन को विकसित करता है, यानी कि विद्यालय में जो है विद्यार्थी खेल के माध्यम से सहभागिता एवं नेतृत्व करने वाला जो क्षमता होती है, यानी कि उसमें समायोजन की जो क्षमता होती है, सामाजिक गुणों की जो क्षमता होती है उसको विकसित होता है, यानी कि संतुलन जो है करेगा विकास में। यानी कि विद्यालय में खेलने के माध्यम से वह छात्रों के दोस्तों के मित्रों के साथ संतुलन की जो है विकसित करेगा, इसलिए जो है माना जाता है कि विद्यालय में खेलना है उचित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 23वां है कि परिवार एक साधन है। देखिए यहाँ पे जो है कि विद्यार्थी के लिए यानी कि एजुकेशन में जो है यानी कि शिक्षण कार्य करने के लिए किस प्रकार का जो है साधन मान सकते हैं। ये है अनौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और बी है फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक एजुकेशन, गैर औपचारिक जो है शिक्षा, और दूरस्थ यानी कि दूरस्थ शिक्षा, ठीक। देखिए यहाँ पे जो परिवार होता है यानी कि समाज होता है इसको अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है शिक्षा होती है किसी जो है कार्यस्थल या
समय के स्थान न सीमित हो तो वहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा होती है। जबकि बी जो होता है एक स्थान, एक जो टाइम और एक जो है सीमित तक जो है शिक्षा दी जाती है, वह फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो है ए वाला जो है बिल्कुल सही मानेंगे कि अब जो परिवार होता है वह एक साधन के रूप में अनौपचारिक शिक्षा जो है दिया जाएगा। यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा में इसी में जो है बालक को सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान दिया जाता है कि नैतिक मूल्य किस प्रकार का जो है बालक का है, तो उस प्रकार का भी विकास इसी जो है एजुकेशन में होता है, यानी कि परिवार के एजुकेशन में या अनौपचारिक एजुकेशन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि 24 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। यानी कि एक शिक्षक विद्यार्थियों सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है उसको देखिए पढ़ते हैं कि पहला है कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी है कि अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, और सी है कि आदर्श रूप में बर्ताव कर, डी है उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर, यानी कुछ अच्छी कहानी सुनाकर। देखिए अगर देखा जाए तो शिक्षक द्वारा जो सामाजिक मूल्य में विकास किया जाता है उसे आदर्श रूप में बर्ताव करके, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है, यानी कि शिक्षक स्वयं ये जो आदर्श रूप से प्रस्तुत करेगा, यानी कि आदर्श रूप से जो किसी भी आचरण को अपना कर, यानी कि सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है बालक के। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 25वां है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक, पहला है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है। अनुशासन बनाए रखना यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो है कि बच्चों में एक रुचि भी उत्पन्न करना जो है जरूरी है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, क्या लिखा है, समयानुवर्ती होना। ठीक, जो है कि सी है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और एक है एक सुवक्ता होना। देखिए एक सुवक्ता होना तो यह नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि बालक में जो है कि शिक्षण कार्य में रुचि उत्पन्न करना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना, उनको उपचार देना। तो यहाँ पे आ जाएगा कि सी वाला विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना जो है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो है 26 है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे दिशा में लाएंगे। यानी कि जो बालक जो है पढ़ने में अति सक्रिय है तो वह कैसे दिशा लाएंगे। तो सबसे पहले उसे पहले पंक्ति में बिठाएंगे तथा उन पर कड़ी नज़र रखेंगे। बिल्कुल गलत बात है। उसे कक्षा में कोने में बैठाने की जगह निर्धारित करेंगे, यह भी एक नेगेटिव पॉइंट दर्शा रहा है। उसे श्यामपट्ट आदि पर साफ करने के लिए काम देंगे। देखिए यहाँ पे जो सक्रिय करने के लिए, यानी कि बालक अभी निष्क्रिय रूप में है, उसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो यदि कक्षा में अगर कोई शिक्षक है तो यानी कि अति सक्रिय बालक है, तो अध्यापक द्वारा उससे जो है कि श्यामपट्ट को साफ करना का काम दे सकता है। यानी कि श्यामपट्ट को साफ करने के लिए यह कार्य जो है उसे कर सकता है, तो ताकि जो है बालक जो है एक सक्रिय के रूप में आ जाए। यानी कि जो बालक जो है या व्यस्तता में आ जाएगा तो वह जो है कि जो अपनी प्रक्रिया यानी कि अधिगम की प्रक्रिया को बाधित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो है सी वाला जो है ऑप्शन सही मान सकते हैं। तो यहाँ पे सी वाला 27 का है, पृथक पृथक समाजितीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतया आधारित होती है। यह है कि उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों के अभिव्यक्ति पर, और सी है कि दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी है उनके सहोदरों की अभिव्यक्ति पर। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर जो है इनके परिवेश पर भी ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ तो पृथक समाजिती जो समजातीय समूह के अभिव्यक्ति होते हैं, तो उनकी जो है साधारणतया जो है अभिभावकों को चित्तवृत्ति पर ध्यान दिया जा सकता है। यानी कि बच्चे का जो परिवेश से होता है, उनके परिवेश में सीधा असर पड़ता है, यानी कि उनके परिवार का, ठीक, तथा उनके अभिभावक को गुणों को स्थानांतरण उनमें होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों एवं अभिव्यक्तियों का भी विकास होता है। तो परिवार में अभिभावक की भूमिका जो है यहाँ पर जो है अधिक जो है उनके चित्तवृत्तियों में जो है अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन है 28वां है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालक हैं को बैठाने के लिए बोला गया है। यानी कि मंदबुद्धि का बालक है, उसको आपको बैठाकर जो है एजुकेशन देना है, तो कैसे आप इसको कार्य करेंगे। देखिए उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, यह बिल्कुल गलत बात है। उनको आप विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करेंगे और उनको उपचार देंगे और शिक्षा देंगे। तो अगला देखें, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए
विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे। देखिए ये गलत बात है, क्योंकि आप उनको कुछ कहिए, आपके तरीके से कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनको जो है सुविधा अनुसार उपयोग हो। यानी कि जो है बालक के रूप में आप बालक को केंद्रित में रखिए, न कि उनके जो है बुद्धि को रखना है, न कि उनके मध्य बुद्धि को रखना है। सी है ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे, यानी कि ये बिल्कुल सही होगा। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक जो है सिखाएंगे, यानी कि स्वयं द्वारा, यानी कि शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधि यानी कि तकनीक जो कौशल है उसको ग्रहण करे और उसको अपनाए। ठीक, जो है 28 का जो है आपका बिल्कुल सही है कि आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। 29 है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक शिक्षक को साधन जो है संपन्न होना चाहिए। ये ऑप्शन है कि उनके पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण जो है देने की ज़रूरत ना पड़े। जो है शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े, गलत बात है। धन संपदा इससे कोई मतलब नहीं है, शिक्षण जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बी है कि उनका अधिकारियों से के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। उनके जो है उनको अपने विद्यार्थियों के समस्याओं को हल करने की पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। पर्याप्त ज्ञान जो है बिल्कुल ज़रूरी है। यानी कि अगर किसी शिक्षक को जो है विद्यार्थियों के जो है कि उनके जो है कि प्रश्नों को जो हल करना है, यानी कि उनके स्तर पे जो है उनके पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जो है कि शिक्षक जो है बच्चों के जो है समस्याओं को जो है हल कर सके, यानी कि उनके लिए जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि सी वाला ऑप्शन जो है सही मान सकते हैं। डी है कि विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे सी वाला जी बिल्कुल सही मानेंगे कि 29 का जो है सी है कि बच्चों को उनके विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करना पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, कि ताकि जो है समस्याओं को समाधान के लिए पूर्ण ज्ञान जो है शिक्षक के पास रहना चाहिए, कि वह बच्चे के ज्ञान को जो है कि उनके उत्तरों को जो उनके प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सके। अगला क्वेश्चन है कि 30वां है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन कैसे प्रभावित होता है? ए है कि व्यक्तित्व निर्माण में, बी है कक्षा शिक्षण में, और सी है अनुशासन में, उपरोक्त सभी में। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो संवेगात्मक समायोजन होता है बच्चों के व्यक्तित्व में, यानी कि व्यक्तित्व के निर्माण में, कक्षा जो है शिक्षण में, अनुशासन में जैसे गुणों में इसका परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यानी कि बालक में जो है कि व्यक्तित्व का निर्माण भी हो, कक्षा का निर्माण भी हो, अनुशासन का निर्माण भी हो। मतलब यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को उपरोक्त सभी मान सकते हैं कि जो बालक होता है संवेगात्मक जो समायोजन होता है प्रभावी होगा। तो यहाँ पे जो है व्यक्तित्व में भी, कक्षा में, अनुशासन में, सभी में इसका जो है गुण जो है परिणाम स्वरूप जो है इन सभी में जो है इसको समायोजित होगा। तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही मानेंगे। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है होने लगा है, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा जो है फास्ट किया जाएगा ताकि जो है 30 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। और आप सभी जो है इस तरह के प्रैक्टिस करते रहिए। यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।